तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, द टाइगर किंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमने पढ़ा था, राइटर ने हमें बताया कि जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे उन्हें कहा जाता था द टाइगर किंग। और जब उनका बर्थ हुआ था और वो सिर्फ 10 डेज के थे, उस समय एस्ट्रोलॉजर्स ने एक प्रिडिक्शन किया था कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी जब डेथ होगी तो वो एक टाइगर के द्वारा होगी। लेकिन वो जो 10 दिन का बच्चा था वो बिल्कुल भी डरता नहीं है और बचपन से ही वो बहुत ब्रेव था और वो कहता है कि सभी टाइगर से कह देना कि अब वो सावधान हो जाए। तो इस तरह से जब इनका बचपन में इतने ब्रेव थे तो बड़े होकर इन्होंने क्या क्या किया, इनकी लाइफ आगे कैसे रही, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट हो रहा है सेकंड पार्ट हमारे इस स्टोरी का। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तब राइटर कह रहे हैं कि अब वो जो राजकुमार थे वो बड़े हो रहे थे, तो डे बाय डे वे और टॉलर होते जा रहे थे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। तो राइटर कह रहे हैं कि जो उनका पूरा चाइल्डहुड था, उनका जो पूरा बचपन था, उसमें और कोई दूसरा मिरेकल और कोई दूसरा चमत्कार नहीं होता है, सिर्फ उस चमत्कार के अलावा जिसके बारे में पहले ही डिस्क्राइब यानी वर्णन किया जा चुका है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो मिरेकल क्या था। वो मिरेकल ये था कि जब ये 10 दिन के थे तब ये बोलने लगे थे, इन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बात करी थी। तो उस मिरेकल के अलावा और कोई मिरेकल नहीं होता है और एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक नॉर्मल राजकुमार की तरह ही इनका बचपन गुजरता है। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films। आगे राइटर कह रहे हैं कि ये जब बड़े हो रहे थे तो ये क्या करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश काऊ का ही दूध पिया करते थे और इनका जो ब्रॉटअप किया गया था, इनका जो लालन पालन किया गया था, वो भी एक इंग्लिश नैनी के द्वारा किया गया था। नैनी बच्चों एक लेडी, एक फीमेल होती है जिसे छोटे बच्चों के लिए रखा जाता है। वो उनकी केयर टेकर होती है, उनका ध्यान रखती है, उन्हें संभालती है। तो इनकी जो केयर टेकर थी, इनकी जो नैनी थी, वो भी एक इंग्लिश वुमेन थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था, बाय एन इंग्लिश मैन, और वो भी एक अंग्रेज़ के द्वारा। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और इन्हें अगर कभी फिल्म देखनी होती थी, कोई मूवी देखनी होती थी, तो वो भी ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवी ही देखा करते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डेड। तो आगे राइटर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही सब कुछ किया करते थे जैसे कि बाकी जो दूसरे इंडियन स्टेट्स थे उनके क्राउन प्रिंस किया करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि उस समय जो राजा हुआ करते थे वो अंग्रेजों से कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे कि वो अपने छोटे बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजों की तरह बनाना चाहते थे। अंग्रेजों की तरह वो उनका लालन पालन करते थे, इंग्लिश काऊ का दूध पिलाना है, इंग्लिश नैनी रखते थे उनकी केयर टेक करने के लिए, और उनकी पढ़ाई भी इंग्लिश में ही करवाते थे। ट्यूटर भी इंग्लिश मैन हुआ करता था। तो कितने ज़्यादा वो प्रभावित थे, आकर्षित थे इंग्लिश कल्चर से कि वो अपने बच्चों को भी वही सब कुछ देना चाहते थे। तो ये यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं। When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands। आगे राइटर कह रहे हैं कि अब जब वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होके वो 20 ईयर्स के हो जाते हैं, तब वो स्टेट जो कि अब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास था, वो अब फाइनली उनके हाथों में आ जाता है। तो बच्चों, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले भी, हिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा कि जिस समय बच्चे कहीं पे कोई राजा नहीं है और वहाँ के राजकुमार अगर छोटे हैं तो उनके मैच्योर होने तक वो जो स्टेट था वो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। एक कमेटी बना दी जाती थी, उसे कहते थे कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो जब ये छोटे थे तो वो इनका जो स्टेट था ये चलाया जाता था कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा, और जब ये 20 ईयर्स के हो गए थे तो इनका स्टेट फिर से इनके हाथों में आ गया था। जो पूरा शासन था अब वो इन्हीं के द्वारा किया जाने लगा था। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। तो अब वो इतने बड़े हो गए थे, 20 ईयर्स के हो गए थे और अब वो राजा बन गए थे वहाँ के, लेकिन अभी भी उनके साम्राज्य में जो लोग थे उन्हें अभी भी याद था कि उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी, ये अभी भी सब लोगों को याद था।
मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और अभी भी बहुत सारे लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे, बात करते रहते थे इस मैटर के बारे में कि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा था, अब क्या होगा। तो इस सब के बारे में वो आपस में डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात अब महाराजा के कानों तक आ गई थी। उन्हें भी अब धीरे धीरे पता चलने लगा था कि मेरे साम्राज्य में सारे लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो अभी भी उस एस्ट्रोलॉजर के प्रिडिक्शन को सच मानते हैं और उसके बारे में वो बातें करते हैं। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब राइटर कह रहे हैं कि जो प्रतिबंधपुरम का राज्य था वहाँ पे इन्यूमरेबल कहते हैं असंख्य, तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ टाइगर्स भी थे प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब ये जो राजा थे, जो जिलानी जंग बहादुर थे, इन्हें एक पुरानी सेइंग, एक पुरानी बात याद थी। और वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस कहते हैं आत्मरक्षा, तो एक बात पुराने समय में कही जाती थी कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना है, अगर आपको आत्मरक्षा करनी है, तो आप एक काऊ को भी मार सकते हैं। वैसे काऊ को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन ये कहा जाता था कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना पड़ रहा है, अगर आपकी खुद की लाइफ खतरे में है, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप एक काऊ को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो हमारे जो राजा हैं जिलानी जंग बहादुर, इन्होंने सोचा कि जब ऐसा कहा जाता है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए काऊ को भी मार सकते हैं, तो एक टाइगर को मारने में तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मारूंगा। सेल्फ डिफेंस कैसे हुआ? जो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा था कि टाइगर की वजह से आपकी डेथ होगी। तो अब इनका क्या प्लान था? ये सोच रहे थे कि मैं सभी टाइगर्स को मार देता हूँ, तो जब टाइगर बचेंगे ही नहीं तो उनकी वजह से मेरी डेथ कैसे होगी। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ, अपनी खुद की लाइफ बचाने के लिए कर रहा हूँ। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। तो अब ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो सभी टाइगर्स को मार देंगे, तो अब वो अपना टाइगर हंट स्टार्ट कर देते हैं, टाइगर्स को मारना वो स्टार्ट कर देते हैं। The महाराजा was thrilled beyond measure when he killed his first tiger। तो राइटर कह रहे हैं कि जब महाराजा ने अपना पहला टाइगर मारा तो उस समय वो इतने रोमांचित थे, मतलब उनके थ्रिल को मेज़र भी हम नहीं कर सकते। वो इतने रोमांचित थे कि कोई मेज़र भी नहीं कर सकता कि वो कितने रोमांचित थे। तो राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने एक्चुअल में टाइगर हंट स्टार्ट कर दिया, टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा तो वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे। He sent for the state astrologer and shown him the dead beast। और उन्होंने क्या किया? जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर थे, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, उनको उन्होंने बुलाया और उनको दिखाया वो जो डेड बीस्ट था, वो जो बीस्ट यानी वाइल्ड एनिमल था जो कि अब डेड था, वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उन्होंने दिखाया कि देखो मैंने इस टाइगर को मारा है। What do you say now? He demanded। तो राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि अब तुम क्या कहते हो? तुमने कहा था कि मेरी डेथ टाइगर की वजह से होगी और मैंने तो एक टाइगर को मार दिया है, तो अब तुम क्या कहते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है? वो कह रहा है Your Majesty यानी महाराज। तो उसने कहा महाराज, जैसे आपने ये एक टाइगर मारा है, इसी तरह से आप 99 टाइगर्स भी मार सकते हैं। बट आगे फिर से उसने अपनी बात में बट लगा दिया। तो उसने कहा कि आपने इस एक टाइगर को मारा है और आप इसी तरह से 99 टाइगर भी आप मार देंगे, लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। इतना कहते ही एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड यानी बहुत धीरे से बोलता है बट वॉट? स्पीक विदाउट फियर। तब राजा बोलते हैं कि लेकिन क्या? बिना डर के बताओ, अपनी बात कंप्लीट करो, लेकिन क्या? बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि 99 टाइगर्स को तो आप मार दोगे, लेकिन जो आपका 100th टाइगर होगा, जब आप उसको मारोगे तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा।
वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तब वो राजा बोलते हैं कि और अगर मैं उस 100 टाइगर को भी मार दूं तब क्या करोगे तुम? Then I will tear up all my books of astrology, set fire to them and तब वो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि अगर आपने सच में 100 टाइगर को भी मार दिया और आपको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई। यानी जो एस्ट्रोलॉजर है इसने ये प्रिडिक्ट किया था कि आपकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी, और अब वो कह रहे हैं कि जैसे आपने एक टाइगर मारा है, आप 99 टाइगर तो ऐसे भी ऐसे मार दोगे, लेकिन जो आपका 100 टाइगर होगा वो उसके लिए आपको सावधान रहना है। तो राजा ने कहा कि चलो माना मैंने, और अगर मैंने उस 100 टाइगर को भी मार दिया तो क्या होगा? इसका मतलब है कि उसका जो प्रिडिक्शन है एस्ट्रोलॉजर का, वो प्रिडिक्शन गलत साबित हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर सच में ऐसा हुआ, सच में आपने 100 टाइगर को भी मार दिया और मेरा प्रिडिक्शन गलत साबित हो गया, तो मैं अपने एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स जला दूंगा। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाई करी है, जितना भी मैंने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है बुक्स से, वो सारा ज्ञान, इसका मतलब है कि मेरा खराब हो गया क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हो गई, तो मैं अपनी सारी बुक्स जला दूंगा। सेट फायर टू देम, तो मैं उन सबको जला दूंगा। टीयर अप यानी मैं उन्हें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा। एंड तो राजा पूछते हैं और क्या? आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, आगे वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, और मैं अपनी टफ्ट को भी काट दूंगा। टफ्ट बच्चों आपने सर देखा होगा, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो इस तरह से अपने बालों में पीछे एक छोटी सी चोटी रखते हैं, इसे कहते हैं टफ्ट। तो उसने कहा एस्ट्रोलॉजर ने कि अगर मेरा प्रिडिक्शन गलत साबित होता है, अगर आप 100 टाइगर को भी मार देते हो, तो मैं अपनी ये टफ्ट, अपनी ये चोटी भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बाल बिल्कुल शॉर्ट कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूँगा, जितना भी मैंने आज तक ज्ञान प्राप्त किया है मैं सब छोड़ दूँगा और मैं कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लूँगा, फिर चाहे मैं एक इंश्योरेंस एजेंट ही बन जाऊँ, मैं अपना ये काम छोड़ दूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इतना कह के जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपनी बात ख़त्म करता है, लेकिन कैसे? इनकोहेरेंट कहते हैं बहुत ही अस्पष्ट तरीके से वो अपनी बात अब ख़त्म कर देता है। वो कहता है कि 99 टाइगर्स को तो आप मार दोगे, लेकिन जो 100 टाइगर है उसे आप नहीं मार पाओगे। तो राजा ने कहा कि अगर मैं उससे भी मार दूंगा तब तुम क्या करोगे? तो वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो मेरा ये सारा ज्ञान व्यर्थ है, तो इसलिए मैं अपनी सारी बुक्स फाड़ दूंगा, जला दूंगा और ये काम करना ही छोड़ दूंगा और कोई दूसरा काम मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो बच्चों यहाँ खत्म होता है हमारी इस स्टोरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। तो बच्चों आगे राइटर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं उस दिन से, जिस दिन एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि 99 टाइगर्स तो आप मार दोगे, लेकिन प्रॉब्लम है उस 100 टाइगर के साथ, तो उस दिन से प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स इनहेबिटेंट थे, इनहेबिटेंट कहते हैं कहीं पे निवास करना, तो प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स रहा करते थे उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया था। तो बच्चों ये एक आयरनी यहाँ पे यूज़ की गई है, मतलब टाइगर्स के लिए एक्चुअल में सेलिब्रेशन टाइम नहीं हुआ था, बल्कि टाइगर्स के लिए तो बहुत ही डेंजरस टाइम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो राजा थे उन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे राइटर ने आयरनी यूज़ की है, वो जो कहना उन्होंने जो बात यहाँ पे कही है उनका मीनिंग एक्चुअल में उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो टाइगर्स थे उनके लिए वो सेलिब्रेशन टाइम नहीं था, कोई हैप्पी टाइम नहीं था, बल्कि उनके लिए ऐसा टाइम था कि वो बच के रह रहे थे, अब किसी भी तरह से अपनी जान बचाना चाहते थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, और स्टेट ने क्या करा, उन्होंने हर तरह के टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति टाइगर हंट नहीं कर सकता था, कोई भी व्यक्ति किसी टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था। अब सिर्फ और सिर्फ शिकार कौन कर सकते थे? महाराजा कर सकते थे, क्योंकि महाराजा को अपनी 100 तक की काउंटिंग कंप्लीट करनी थी, 100 टाइगर्स मारने थे, इसीलिए और किसी व्यक्ति को बैन कर दिया, रोक लगा दी गई कि वो टाइगर्स का शिकार नहीं कर सकते, सिर्फ महाराजा ही अब टाइगर का शिकार करेंगे। A proclamation was issued
to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो अब एक प्रोक्लेमेशन कहते हैं घोषणा, तो अब राज्य के द्वारा एक घोषणा करवा दी गई थी, घोषणा जारी कर दी गई थी। और उस घोषणा में क्या कहा गया था कि अगर इस स्टेट में कोई भी व्यक्ति इतना डेयर करता है, अगर उसने ये साहस भी किया कि वो एक टाइगर पे एक स्टोन भी फ्लिंग कर रहा है, फ्लिंग होता है फेंकना, धीरे से फेंकना, तो ये घोषणा कर दी गई कि अगर किसी व्यक्ति ने इतनी हिम्मत भी दिखाई, इतना साहस भी करा कि उसने टाइगर के ऊपर एक स्टोन भी अगर फेंक दिया, तो उस व्यक्ति का जितना भी वेल्थ, जितना भी धन है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उस सबको स्टेट के द्वारा कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो सिर्फ टाइगर हंटिंग ही बैन नहीं करी, बल्कि टाइगर को किसी भी तरह से फिजिकली हर्ट करना भी बैन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति टाइगर के ऊपर एक पत्थर तक नहीं मार सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा धन राज्य के द्वारा ले लिया जाएगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। और जो महाराजा थे उन्होंने ये वो किया, वो कहते हैं कसम लेना, शपथ लेना। तो उन्होंने ये कसम ली कि वो बाकी सारे मैटर जो हैं वो बाद में देखेंगे, उन सभी मैटर्स को वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, वो 100 टाइगर्स को मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ 100 टाइगर्स को मारना है। 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही अब मैं कोई दूसरा मैटर देखूंगा, किसी दूसरी बात में मैं ध्यान अब तभी लगाऊंगा जब मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा। Initially, the king seemed well set to realize his ambition। और इनिशियली कहते हैं स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, और जब प्रारंभ में उन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 टाइगर्स को मारना स्टार्ट किया, तब ऐसा लगा था कि वो बिल्कुल वेल सेट है, बिल्कुल वो रेडी है, अब वो जल्दी ही 100 टाइगर्स को मार लेंगे। तो अपनी इस एम्बिशन कहते हैं इच्छा को पूरा करने के लिए वो बिल्कुल वेल सेट हैं, जल्दी ही उनकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी ही वो 100 टाइगर्स को मार लेंगे, ऐसा लगा था स्टार्टिंग में। नोट डैट ही फेस नो डेंजर्स। आगे राइटर कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी किसी तरह का डेंजर नहीं था या उन्होंने बहुत इजीली टाइगर्स को मारा था हर बार, ऐसा नहीं था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। तो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी टाइगर्स को मारने में। तो राइटर कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता था कि जो बुलेट ये चलाया करते थे, इन्होंने गन से शूट किया, तो गन से जो बुलेट निकली, जो गोली निकली, उसने अपना निशाना मिस कर दिया। तो कभी कभी टाइगर जो था वो भाग जाता था, तो निशाना जो था वो चूक जाता था, जो बुलेट थी वो मिस हो जाती थी। द टाइगर leaped upon him and he fought the beast with his bare hands। और फिर वो जो टाइगर था वो गुस्सा हो जाता था और वो राजा के ऊपर leaped upon कहते हैं अटैक करना, अटैक करते हुए जंप करना। तो फिर वो जो टाइगर था वो क्या करता था, गुस्से में राजा के ऊपर अटैक कर देता था, जंप कर जाता था। और फिर जो राजा थे वो उस बीस्ट के साथ फाइट किया करते थे बेयर हैंड्स, खाली हाथों से, यानी बिना किसी गन के। तो कई बार ऐसा होता था कि इन्होंने निशाना लगाया, गन चलाई, लेकिन जो बुलेट थी वो मिस हो गई, टाइगर भाग गया और फिर उसने गुस्से में राजा पे अटैक कर लिया। और उस समय राजा अपने बेयर हैंड से विदाउट एनी वेपन वो उस बीस्ट के साथ लड़ा करते थे। Each time it was the महाराजा who won। और हर बार टाइगर और महाराजा में से कौन जीतता था, महाराजा। तो हर बार जो विजय थी वो सिर्फ और सिर्फ महाराजा की होती थी। At another time he was in danger of losing his throne। अब राइटर एक और इंसिडेंट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि जो महाराजा थे वो अपना थ्रोन खोने ही वाले थे, वो अपना सिंहासन खोने ही वाले थे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। और ऐसा क्या हुआ था, क्यों इनका सिंहासन खोने वाला था, क्यों इनका राज्य इनसे जाने वाला था। तो आगे बता रहे हैं कि एक बार प्रतिबंधपुरम में एक ब्रिटिश
ब्रिटिश ऑफिसर आए थे विजिट करने, जो कि बहुत ही हाई रैंक के थे, जो बहुत ही बड़े अधिकारी थे, कोई ब्रिटिश अधिकारी, वे प्रतिबंधपुरम में आए थे विजिट करने। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ यानी बहुत ज़्यादा शौकीन थे किसके, टाइगर हंट करने के। तो उन्हें भी टाइगर्स का शिकार करने में बहुत मज़ा आता था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। तो वो टाइगर्स को हंट करने में भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे उन टाइगर्स के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने में जिन टाइगर्स को उन्होंने मारा था। तो पहले टाइगर्स का शिकार किया करते थे, फिर उस डेड टाइगर्स के साथ वो फ़ोटो क्लिक करवाया करते थे, ये उनका शौक था। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। और हमें पता है प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, बहुत सारे टाइगर्स थे। तो जब वो यहाँ पे आए तो उनकी इच्छा हुई कि वो यहाँ पे भी टाइगर हंट करें, टाइगर्स को मारे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग तो बैन थी, सिर्फ और सिर्फ महाराजा ही कर सकते थे। तो अब जो महाराजा थे वो अपने रिजॉल्व में बिल्कुल फर्म थे। रिजॉल्व कहते हैं निश्चय, और फर्म होता है दृढ़। तो महाराजा अपने निश्चय में बिल्कुल दृढ़ थे। कौन सा निश्चय, कि उनके अलावा और कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता, इस निश्चय में वो बिल्कुल दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, इसीलिए उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। उस ब्रिटिश ऑफिसर को भी उन्होंने परमिशन नहीं दी टाइगर हंट करने की। I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. तो राजा ने क्या कहा कि आप टाइगर हंट यहाँ नहीं कर सकते, और मैं कोई दूसरा हंट आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। मैं आपके लिए किसी और दूसरे एनिमल का शिकार आपके लिए मैं अरेंज करवा सकता हूँ। आप अगर चाहो तो आप बोर हंट पे जा सकते हो। बोर बच्चों इस तरह का होता है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जो जंगली सुअर होता है उसे कहते हैं बोर। तो राजा ने कहा कि आप टाइगर हंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको हंटिंग पे ही जाना है तो मैं आपके लिए कोई दूसरा हंट अरेंज करवा सकता हूँ। आप अगर चाहो तो आप बोर हंट पे चले जाओ। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, या फिर आप चूहे का शिकार कर सकते हो, आप चूहे के शिकार पे जा सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट। और राजा ने आके कहा कि यहाँ तक कि हम एक मॉस्क्यूटो हंट के लिए भी रेडी हैं। आप अगर हमसे कहोगे कि आपको मच्छर का शिकार करना है तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो बच्चों अगेन राइटर यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह से वो फनी वे में लिख रहे हैं, क्योंकि टाइगर हंट को कंपेयर कर रहे हैं कि मच्छर का टाइगर का मत करो, आप मच्छर का शिकार कर लो। तो वो ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजा ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप टाइगर हंट नहीं कर सकते, आपको कुछ करना ही है तो आप बोर हंट कर सकते हो, माउस हंट कर सकते हो, और आप मॉस्क्यूटो हंट पे भी जा सकते हो। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। तो राजा ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि टाइगर हंट तो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप टाइगर हंट यहाँ पर नहीं कर सकते। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब बच्चों थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो गई थी, बहुत हाई रैंक ऑफिसर आए थे और वो चाहते थे शिकार करना, लेकिन राजा ने उनको परमिशन ही नहीं दी। और उस समय जो था इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था, और जो राजा थे वो भी उनको भी उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर के का जो सेक्रेटरी था, जो उनका सचिव था, वो क्या करता है, वो महाराजा के साथ बात करता है, और किसके थ्रू, जो महाराजा के जो दीवान थे, तो वो दीवान के थ्रू महाराजा को ये संदेश भेजता है कि जो दुरई है, दुरई कहते हैं लीडर, यानी जो वो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके लिए वर्ड आया है दुरई। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर का सचिव था वो महाराजा के दीवान के थ्रू महाराजा तक संदेश भेजता है कि जो हमारे दुरई हैं वो खुद टाइगर को मारना नहीं चाहते। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। तो उसको भी रीज़न पता चला कि क्यों मना किया गया है, उसको पता चला कि जो महाराजा हैं वही सारे टाइगर्स को मारना चाहते हैं। तो अब उनके सेक्रेटरी ने कहा कि जो हमारे ऑफिसर हैं वो खुद जो है वो टाइगर को नहीं मारना चाहते, जो आपके महाराजा हैं वो टाइगर को मार लें। व्हाट द इम्पोर्टेंट
to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। तो उसने कहा, सचिव ने, सेक्रेटरी ने कहा कि जो हमारे ऑफिसर हैं वो टाइगर को मारना नहीं चाहते, टाइगर को तो आपके महाराजा मार देंगे, यानी कि जो आपके महाराजा है वो टाइगर का शिकार कर लेंगे, लेकिन जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो तो सिर्फ क्या चाहते हैं, वो सिर्फ एक फोटोग्राफ क्लिक करवाना चाहते हैं। कैसे? हाथ में एक गन पकड़ के, और किसके साथ? वो जो टाइगर का कार्कस कहते हैं बच्चों, डेड बॉडी। तो जो टाइगर की डेड बॉडी है, जिस टाइगर को आपके महाराजा मारेंगे, उस टाइगर की डेड बॉडी पे वो गन लेकर खड़े रहेंगे और एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। सिर्फ इतनी ही उनकी इच्छा है। तो वो एक्चुअल में टाइगर हंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि वो एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाना चाहते थे एक टाइगर की डेड बॉडी के साथ, हाथ में गन पकड़ के। तो उनके सेक्रेटरी ने ये संदेश भिजवाया राजा तक, राजा के दीवान के थ्रू, कि टाइगर हंट आप कर लो, लेकिन जिस टाइगर को आप मारोगे उसकी डेड बॉडी के साथ एक पिक्चर बस क्लिक करवा देना हमारे ऑफिसर की। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन जो महाराजा जिलानी जंग बहादुर थे वो इस प्रपोजल पे भी एग्री नहीं करते, इस प्रस्ताव को भी उन्होंने परमिशन नहीं दी, यानी कि उन्होंने फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, वो ब्रिटिश ऑफिसर उस डेड बॉडी के साथ फोटोग्राफ क्लिक नहीं करवा सकते। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? और ऐसा क्यों था, उन्होंने क्यों मना कर दिया? तो उनका ये कहना था कि अगर अब वो रिलेंट कहते हैं अपना डिसीजन चेंज करना, अपना माइंड चेंज करना, तो उन्होंने कहा कि अगर अब मैं पीछे हट जाता हूँ, अगर अब मैं अपना डिसीजन चेंज कर देता हूँ, तो फिर बाद में जो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ आएंगे, वो भी यही बात करेंगे, तो मैं उनसे क्या कहूँगा? तो उन्होंने कहा कि अगर एक बार मैंने इनको परमिशन दे दी तो फिर इनको देख देख के जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो भी आएंगे, वो भी टाइगर हंट के लिए करेंगे, यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं उनसे क्या कहूँगा? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, किसी के लिए भी चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने एक बार चेंज कर दिया तो बाकी सब भी आएंगे, उनको मैं कैसे समझाऊँगा? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। और अब क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को प्रिवेंट कर दिया था, प्रिवेंट कहते हैं रोकना, मना करना, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छा को फुलफिल करने से, पूरा करने से उन्होंने रोक दिया था। इसीलिए अब महाराजा के ऊपर ये खतरा था कि वो अपना किंगडम ही ना खो दें, अपना साम्राज्य ही ना खो दें। तो उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज कर दिया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा उन्होंने पूरी नहीं होने दी थी। तो इसीलिए अब इस बात का खतरा बढ़ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स उनका साम्राज्य ही उनसे ले ले। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू हो गया था कि अब क्या करें, ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स यहाँ आके पूरा साम्राज्य ही हमसे ले ले। तो अब जो महाराजा थे और जो उनके दीवान थे उन्होंने इस मामले में आपस में बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस यानी विचार विमर्श किया, आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। और फिर उनकी विचार विमर्श का रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने फिर एक टेलीग्राम भेजा, कहाँ पर? कैलकाटा में एक ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, उनके नाम उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। और टेलीग्राम में उन्होंने क्या लिखा कि आप हमारे पास क्या भेजो, जो डायमंड रिंग्स हैं अलग अलग डिज़ाइन की, उनके कुछ आप सैंपल हमें भेजो। तो कैलकाटा का जो फेमस ज्वेलर्स था वहाँ से उन्होंने डायमंड रिंग्स मंगवाई जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी। सम 50 रिंग्स अराइव। तो उनके टेलीग्राम के बाद कैलकाटा से रिंग्स आती हैं, और कितनी आती हैं? ऑलमोस्ट 50 रिंग्स वहाँ से डायमंड की रिंग्स आती हैं। द महाराजा सेंड द होल लोट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और अभी महाराजा क्या करते हैं, वो जो 50 रिंग्स का पूरा पैकेट था, वो पूरा का पूरा पैकेट वो उस ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी यानी उनकी वाइफ के पास भिजवा देते हैं। तो अभी इन्होंने क्या प्लान बनाया था दीवान के साथ मिलके कि वो ब्रिटिश ऑफिसर नाराज ना हो जाए, वो आगे बात को ना ले जाए, तो उनको खुश करने के लिए उसकी वाइफ को उन्होंने खुश करना
करना चाहा, और कैसे करना चाहा, डायमंड रिंग देके। तो इन्होंने कैलकाटा से मंगवाई रिंग, 50 रिंग्स मंगवाई, और वो 50 की 50 रिंग्स उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ के पास भिजवा दी। The king and the minister expected the Duraisani to choose one or two rings and send the rest back। तो इन्होंने 50 रिंग्स भिजवा दी थी, लेकिन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनको ये उम्मीद थी कि जो दुराइसानी है, दुराइसानी वाइफ ऑफ दुराई, जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है, वो क्या करेगी, वो उन 50 रिंग्स में से 1 या 2 रिंग चूज कर लेगी और बाकी की रिंग वापस भिजवा देगी। Within no time at all, the दुराइसानी sent her reply। और जो वो दुराइसानी थी, जो उस ऑफिसर की वाइफ थी, उसने अपना रिप्लाई, अपना जवाब क्या भिजवाया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। उसने 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 50 रिंग्स रख ली थी डायमंड्स की, और उसने सिर्फ ये जवाब भिजवाया कि आपके इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। और फिर कैलकाटा से जब बिल आया इन रिंग्स का, तो वो बिल कितना था, वो बिल था जो ब्रिटिश वहाँ से आया था, ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से आया था, वो बिल कितना था, 3 लाख रुपीज़ का वो बिल था। तो वो 50 डायमंड रिंग्स थी 3 लाख रुपीज़ की। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। लेकिन जो महाराजा थे वो इस बात से ही खुश थे कि उन्होंने 3 लाख रुपए तो अपने खो दिए, यानी कि उनके 3 लाख रुपीस तो लग चुके थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने मैनेज कर लिया था अपने किंगडम को रिटेन करना, अपने किंगडम को बचाए रखना। तो वो इसी बात से हैप्पी थे कि उनके 3 लाख रुपए तो लग गए, लेकिन किसी भी तरह उनका किंगडम तो बच गया। अब वो ब्रिटिश ऑफिसर कम से कम खुश तो हो गया, वो आगे तक बात की कंप्लेन तो नहीं करेगा। इसी बात से वो जो महाराजा थे जलानी जंग बहादुर, वो हैप्पी थे। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है, क्या सच में ये 100 टाइगर्स को मार पाते हैं, या एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन है वो सच हो जाती है, हम देखेंगे जब हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।